आज के लेक्चर में हम जो रेफ्रिजरेशन मेथड्स ज़्यादातर यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा आइस रेफ्रिजरेशन। तो आइस रेफ्रिजरेशन है ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है और अभी भी ये यूज होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होती, वहाँ पर हम इस मेथड को रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो हमारा इस मेथड के अंदर हम रेफ्रिजरेटेड स्पेस के अंदर आइस को रख देते हैं और आइस क्या करती है कि इस रेफ्रिजरेटेड स्पेस के अंदर जो भी हमने सामान रखा है या प्रोडक्ट रखा है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करती है और मेल्ट हो जाती है। तो मेल्ट होने के बाद जो वाटर है हमारा यहाँ से ड्रेन हो जाता है और इस जगह के अंदर कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसका जो अभी भी अगर एग्जांपल की बात करें तो आप देखते हैं कि जो बाहर आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं, तो वो इस मेथड को यूज़ करते हैं। उन्होंने अपने बॉक्स के अंदर आइस रखी होती है और उसी के अंदर आइसक्रीम्स या कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी आप जो उन्होंने रखा होता है, तो जैसे जैसे आइस मेल्ट होती है उसके कारण उस बॉक्स के अंदर कूलिंग होती है। तो ये सिंपलेस्ट ओल्डेस्ट मेथड है जिसको हम कह रहे हैं आइस रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट है हमारा ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन। तो ड्राई आइस मतलब क्या होता है कि इस रेफ्रिजरेशन मेथड में हमारी आइस है वो मेल्ट होने के बाद डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस बेसिकली क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस कहते हैं। तो जो ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन है ये मेथड हमारा कैन प्रोड्यूस मच लो टेम्परेचर देन आइस रेफ्रिजरेशन, और ये यूज होता है हमारा ड्यूरिंग एयर ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पर हम फूड्स को या हमारे फ्रोजन मीट को हम बाय एयरक्राफ्ट से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, तो वहाँ ज़्यादातर हम ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन को यूज़ करते हैं। और ये जो है इसका जो एवोपरेटिंग टेम्परेचर है, इट एवोपरेट्स एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके कारण ही ये बड़ी लो टेम्परेचर पर भी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन में डायरेक्ट हम आइस इतना हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है कि डायरेक्ट वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट है हमारा एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये वाला मेथड है, इसमें हम एयर को यूज़ करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट। तो द टेम्परेचर ऑफ एयर और गैस कैन बी रिड्यूस बाय इट्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन। The cooling effect is produced without the gas undergoing any change in its phase. The drop in temperature corresponding to a drop in pressure is achieved. तो इस मेथड में क्या होता है कि जो हमारा एयर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है और एयर का जो अगर एक्सपेंड होती है तो उसका प्रेशर रिड्यूस होता है, तो प्रेशर रिड्यूस होता है तो उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है और वो रेफ्रिजरेटेड स्पेस के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करती है। और एयर एक गैस है तो वो उसका फेस चेंज नहीं होता, ठीक है, तो उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी भी कम होती है, इसलिए एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की COP भी कम होती है। तो ये सिस्टम आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं और एक्सपेंडर यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, तो एयर इस सिस्टम के अंदर सर्कुलेट कर रही है। तो जब एयर रेफ्रिजरेटेड स्पेस के अंदर से लो टेम्परेचर पे एयर एंटर करती है, यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करती है, और जो वार्म एयर होती है वो कंप्रेसर में कंप्रेस होके हॉट होकर हीट एक्सचेंजर में जाती है और अपनी हीट को यहाँ पर रिजेक्ट कर देती है। तो जो कोल्ड एयर है देन एक्सपेंडर में उसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, जिससे उसका टेम्परेचर और कम हो जाता है और वो वेरी कोल्ड एयर देन फिर रेफ्रिजरेटेड स्पेस में एंटर करती है और हीट को एब्जॉर्ब करती है और यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो इस टाइप से ये हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करता है।
नेक्स्ट है हमारा अवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन। तो जब कभी भी कोई लिक्विड अवेपोरेट करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इक्विवेलेंट टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ अवेपोरेशन, ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज डिक्रीज्ड। तो इसी एवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन के कारण ही जो कूलिंग इफेक्ट ऑफ फैनिंग ऑन अ हॉट डे इज ड्यू टू एवोपरेशन ऑफ perspiration in summer. After taking bath, we feel cold due to evaporation of water drops on our body. When a drop of petrol or spirit is put on the palm, it evaporates and absorbs heat from the skin and we feel cool. तो ये एग्जांपल्स हैं जहाँ पर एवोपरेटिव रेफ्रिजरेशन आप फील कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। तो ये जो मेथड है मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है। ये छोटी से छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी सी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में और इवन हमारे जो हाउसेस में रेफ्रिजरेटर और एसीज लगे हुए हैं उनमें भी ये मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन यूज होता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि इट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल दैट लिक्विड व्हेन एवेपोरेट्स एब्जॉर्ब हीट, कि लिक्विड जब भी एवेपोरेट होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इस सिस्टम के अंदर हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फेरोन। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज है रेफ्रिजरेंट। तो द मेन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम आर कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, अवेपोरेटर। तो अवेपोरेटर ही है रेफ्रिजरेटेड स्पेस जहाँ पर हमारी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो दिस इज आल्सो नेम्ड एज मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड इज़ द बेस्ट सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर के वेपर होते हैं कंप्रेसर में कंप्रेस होते हैं, तो कंप्रेशन के कारण ही ये अपनी जो हीट है वो कंडेंसर में रिजेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए इसको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। तो जो आफ्टर कंडेंसेशन जो लिक्विड होगा रेफ्रिजरेंट वो एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा, वहाँ एक्सपेंड होकर उसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा और लो टेम्परेचर के अंदर यहाँ वेपोरेटर में हीट को एब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो ये वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जब हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम जब हमारा नहीं इन्वेंट हुआ था, उससे पहले हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को ही यूज़ करते थे। इन दिस सिस्टम द थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ कूलिंग। तो इसके अंदर जो मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, अमोनिया यूज़ करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट एंड वाटर एज ए एब्जॉर्बेंट। जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है मोस्टली अब जो यूज हो रहा है वो वहाँ होता है जहाँ पर हमारे पास थर्मल एनर्जी इजीली अवेलेबल होती है, जैसे कि हमारी ऑयल रिफाइनरीज होगी, वहाँ पर अभी भी ये सिस्टम यूज हो रहा है। और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिक पावर है अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पर भी ये सिस्टम यूज होता है। तो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हम अमोनिया और वाटर दोनों को यूज़ करते हैं। अमोनिया हमारा रेफ्रिजरेंट है और वाटर क्या होता है, एब्जॉर्बेंट। तो ये जो डायग्राम है आपको वहाँ से इसका दिख रहा है, ये वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर में क्या करते हैं हम अमोनिया और वाटर के मिक्सचर को हीट करते हैं। देन सेपरेटर में वाटर और अमोनिया दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अमोनिया के जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंसर में जाते हैं, वहाँ कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और एवेपोरेटर में हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टीम जेट रेफ्रिजरेटर। तो हमें पता है कि जो वाटर का स्टैंडर्ड बॉइलिंग टेम्परेचर वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन
अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर दें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इफ़ द प्रेशर रिड्यूस टू 6.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम प्रेशर को और रिड्यूस कर दें 5 सेंटीमीटर तक ऑफ वाटर लेवल तक, तो जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल ऑफ बॉइलिंग द वाटर एट लो टेम्परेचर बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर इज एम्प्लॉयड इन स्टीम जेट रेफ्रिजरेटर। तो वैन स्टीम, जो ये हमारा स्टीम जेट रेफ्रिजरेटर है, ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये हमारा रेफ्रिजरेटेड स्पेस है। यहाँ पर हमारा ये फ्लैश चैम्बर है जिसमें हमने इनिशियली वाटर को फिल किया हुआ है, जो ऊपर कनेक्टेड है हमारा उस चैम्बर से जहाँ पर हमारी स्टीम नोजल लगी हुई है। तो व्हेन स्टीम इज पास्ड थ्रू द नोजल एंड इजेक्टर इट एक्वायर्स ए हाई वेलोसिटी cause the vapor and gases present above the water surface in the flash chamber is to be carried along with the condenser। तो जब हम हाई प्रेशर स्टीम को यहाँ पर सप्लाई करते हैं तो उसकी हाई वेलोसिटी के कारण जो इस फ्लैश चैम्बर के ऊपर वाले हिस्से में जो भी वेपर्स होते हैं वाटर के, वो उसकी तरफ एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो कंडेंसर में चले जाते हैं। तो वहाँ पर यहाँ हम इसका कंडेंसेशन करते हैं और जो हमारा चिल्ड वाटर है वो पंप के थ्रू द्वारा हमारा फ्लैश चैम्बर में आ जाता है और यहाँ से पंप के थ्रू हम इसको रेफ्रिजरेटेड स्पेस के अंदर सर्कुलेट करते हैं, जहाँ से वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो वार्म वाटर है वो यहाँ पर हम स्प्रे की फॉर्म में नीचे छोड़ते हैं। तो स्प्रे के कारण जो वाटर वेपर्स हैं वो दोबारा स्टीम की हाई वेलोसिटी के कारण ऊपर चले जाते हैं और ये प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट है हमारा गैस थ्रोटलिंग रेफ्रिजरेशन। तो इस मेथड में क्या होता है कि हम जो गैस है उसको एक बिल्कुल ही मिन्यूट ओपनिंग में से पास करवाते हैं। हाई प्रेशर गैस जब मिन्यूट ओपनिंग में से पास होती है तो उसका जो प्रेशर होता है जो रिड्यूस हो जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है वहाँ पर टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है और वहाँ पर वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाहर निकल जाती है। तो व्हेन ए गैस और अ वेपर इज एक्सपेंडेड थ्रू एन aperture of minute dimension like a valve very slightly opened, the process is known as throttling process। तो थ्रोटलिंग के काम में क्या होता है कि एंथैल्पी चेंज नहीं होती बट जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाता है आफ्टर थ्रोटलिंग एंड द गैस गेट्स कूल्ड। दिस कूल्ड गैस इज देन पास्ड थ्रू द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप्स डिपेंड अपॉन द प्रेशर ड्रॉप एंड द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द गैस। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन। तो लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में एक सिलेंडर में फिल करके रखते हैं और जब हम इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को रेफ्रिजरेटेड स्पेस के अंदर स्प्रे करते हैं तो वो वहाँ की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वेपर में कन्वर्ट होके पास अवे हो जाता है और यहाँ पर हमारा जिस स्पेस में हमने उसको स्प्रे किया है वहाँ पर का टेम्परेचर क्या होता है वो लोअर हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण इस स्पेस में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो दिस मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन इज आल्सो यूजफुल फॉर द व्हीकल कैरिंग रिसीवेबल फूड स्टफ्स ड्यूरिंग मोबाइल सेल। नेक्स्ट है और जो लेटेस्ट हमारा इन्वेंटेड है वो है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। तो ये पेल्टियर इफेक्ट पे काम करता है कि जब दो डिसिमिलर मेटल को जोड़ा जाता है तो उस और उनके बीच में डीसी करंट को हम पास करते हैं तो एक जंक्शन पे जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है और दूसरे जंक्शन पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है, जो डिपेंड करता है मटेरियल के कम्बिनेशन पे।
जैसा डायग्राम में दिखाया गया है आपको, ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस है हमारा। ये हमने दो डिसिमिलर सेमीकंडक्टर जोड़े हैं P एंड N। तो उसका जो एक साइड होगा, और ये इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो एक साइड होगा कोल्ड ड्यू टू पेलेटियर इफेक्ट, एक साइड कोल्ड होएगा, दूसरी साइड क्या होएगा, हॉट होएगा। तो जब हम इस बैटरी में से करंट पास करेंगे तो जो हमारा T1 है वो हॉट जंक्शन है, यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होएगी, और जो T2 है वो हमारा कोल्ड जंक्शन है, यहाँ पर ये जो जंक्शन है यहाँ पर कोल्ड प्रोड्यूस होगा, तो जिसके कारण रेफ्रिजरेटेड स्पेस के अंदर कूलिंग होगी। तो इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अगर हम करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ़लो करें तो जो हमारा कोल्ड जंक्शन है वो हॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हॉट है वो कोल्ड में। तो इस रेफ्रिजरेशन मेथड को, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन मेथड को हम समर और विंटर दोनों में यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, ना हम कोई रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सेफ भी है और नॉइज़ फ्री मेथड भी है।